नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि हम लोग लगातार पर्यावरण के क्वेश्चन कर रहे हैं और पर्यावरण के लगभग 400 प्रश्न हम आपको व्याख्या कराएंगे। उस 400 प्रश्नों को आप कर लेंगे तो आप जो है आरओ जो हाई कोर्ट का एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपको क्या है सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। आप यूपी ट्रिपल एससी के लोअर पीसीएस के एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे आपका पुलिस हो, दरोगा हो, सुपर टेट हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें आपको सबसे ज्यादा लाभ पर्यावरण से मिलेगा। आप पर्यावरण के क्वेश्चन आप कर रहे होंगे तो आपको महसूस हो रहा होगा कि यही सब प्रश्न आते हैं और प्रश्नों को हमने क्या कर दिया, गलत कर देता हूं। लेकिन अब गलत नहीं होगा। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए होंगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप महसूस करेंगे कि घूम फिर के वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। बस गलती आपसे ये होती है कि आप उसके अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो उसी प्रैक्टिस को तैयार कराने के लिए हम ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्न का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। वो चाहे छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, चाहे झारखंड पीसीएस हो, चाहे आपका बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, सारे पीसीएस में आए हुए जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का कलेक्शन जो है मैं लेकर आया हूं। यही आयोग के जो प्रश्न हैं, यही प्रश्न कहीं घूम फिर के किसी ना किसी एग्जाम में आ जाते हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन और प्रश्न संख्या 91 का क्या आंसर होगा, जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, जहां मैं 90 प्रश्न तक बता के छोड़ दिया था। वहां से जो है 91वें नंबर का प्रश्न क्या है। प्रश्न ये कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, नीचे दिए गए कूट को सही चुनिए। अब प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन से हैं उनको सुम्मिलित करना है। उनको पहला है चींटी, दूसरा है हिरण, तीसरा है लोमड़ी और चौथा है बाघ। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, जो नीचे दिए गए कूट को सही चुनना है। उस नीचे दिए गए कूट को आप चुनकर बताइए कि कौन सही है, कौन सही है, कौन सा इसका सही है। ऑप्शन देख के आप लोग क्या करें, फटाक से बताइएगा, बताइएगा, बताइएगा। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो मांस नहीं खाते हैं। क्या मांस नहीं खाते हैं, वो मांस का सेवन नहीं करते हैं। तो उनको हटा दिए तो कौन कौन मांस खाते हैं, कौन कौन से मांस खाते हैं। तो आप देखेंगे कि लोमड़ी और जो बाघ हैं ये क्या करते हैं, मांस को खाते हैं। लेकिन चींटी जो है, चींटी और हिरण जो है ये मांस को नहीं खाते हैं, मांस को नहीं खाते हैं। इसीलिए जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा आपका 1 और 2 हो जाएगा। क्या 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। यही प्राथमिक उपभोक्ता है, यही सही क्या है, सुम्मिलित है। यही क्या है, सुम्मिलित है। तो आप देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 92 प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 92 है कि खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव है अर्थात खाद्य श्रृंखला में पिरामिड में मानव का स्थान को प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है कि चतुर्थ है, ये पूछा गया। तो मानव का कौन सा स्थान है। यह एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीयक उपभोक्ता है, और ऑप्शन डी है कि प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता है। तो एक मानव का जो खाद्य श्रृंखला है ये प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों होगा। तो आयोग ने बी और सी माना है, लेकिन सबसे सही उत्तर देखा जाए तो केवल प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता यही होगा। तो डी होना चाहिए, लेकिन आयोग जो है इन दोनों को ऑप्शन माना है, ए और बी। ए और बी दोनों क्या है, सही है। वही बात जो है ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये क्या है, डी सही होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका समुद्री वातावरण में प्रमुख प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में प्रमुख या मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ऑप्शन ए है कि फाइटो प्लैंकटस, ऑप्शन बी है कि समुद्री अपघृत, ऑप्शन सी है कि समुद्री आवृत्ति बीजी, और ऑप्शन डी है कि जलीय बायोफाइटा। तो बताइएगा कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं
कौन से होते हैं, अर्थात समुद्र में सबसे ज्यादा किसका वनस्पति पाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है कि फाइटोप्लैंक्टनस, ऑप्शन बी है कि समुद्री अपतृण, ऑप्शन सी है कि समुद्री आवृतबीजी, और ऑप्शन डी है कि जलीय बायोफाइट्स। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए का हो जाएगा कि फाइटोप्लैंक्टस जो है यही इसका क्या है, सही है। यही जो फाइटोप्लैंक्टस है यही समुद्री वातावरण की मुख्य प्राथमिकता उत्पादन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 94 नंबर का प्रश्न है, और 94 नंबर का प्रश्न बहुत आसान है। इसको क्या आप लोग कर लेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में या पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक है? अर्थात जब पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ते हैं उसका जैविक घटक कौन सा है? ऑप्शन ए की गाय, ऑप्शन बी है कि शेर, ऑप्शन सी है कि बाघ, और ऑप्शन डी है कि हरा पौधा। बताइएगा पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक का कौन सा उत्पादक है? पारिस्थितिकी तंत्र में जो है जैविक घटक का जो है उत्पादक जो है आपका क्या हो जाएगा? हरा पौधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरा पौधा हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर क्या हो जाएगा? डाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी फॉर डाग। हरे पौधे अर्थात ग्रीन प्लांट्स हो जाते हैं। क्या? ग्रीन प्लांट्स हो जाते हैं। इसका सही क्या है? ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स इसका क्या है? राइट आंसर है। आइए 95 नंबर का प्रश्न को करते हैं। 95 नंबर का प्रश्न है कि जैविक तथा अजैविक संगठनों के मध्य, जैविक तथा अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य नहीं है या बिचौलिए का कार्य नहीं होता है। अर्थात जो पर्यावरण में जैविक तत्व हैं, जैविक तत्व और अजैविक तत्वों के बीच का जो संगठन है उसमें कोई बिचौलिया कार्य करते हैं। कौन कार्य करते हैं? ऑप्शन ए कि परजीवी, ऑप्शन ए है कि परजीवी, ऑप्शन बी है कि वियोजक, ऑप्शन सी है कि उत्पादक, और ऑप्शन डी है कि उपभोक्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइएगा। 95 नंबर का सही आंसर क्या है? आप लोग फटाक से बताइएगा कि जैविक अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं। कौन से बिचौलियों का कार्य करते हैं? 95 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा कौन से बिचौलियों कार्य करते हैं? बताइएगा। पंचानवे नंबर का आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा परजीवी। क्या हो जाएगा? परजीवी जो है यही बिचौलियों का काम क्या है? करते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 96 नंबर का प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या 96। देखिएगा क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। दो पारिस्थितिकी तंत्र के ऑप्शन दिए हैं, उस पर विचार करके हमको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न ये कह रहा है कि स्वपोषी स्तर पर उत्पादक को प्राथमिक उत्पादक कहा जा सकता है। बिल्कुल, जो स्वपोषित होंगे, जो स्वयं उत्पादित होते हैं, उसको हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। ऑप्शन 2 है कि द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादक से है। तो ये भी क्या है? सत्य है। ये भी क्या है? ये उत्पादकता से संदर्भ से परपोषित हो जाता है, क्योंकि उस पर आश्रित हो जाता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या सही होना चाहिए? केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है कि एक तथा दो दोनों, और ऑप्शन डी है कि न तो एक न तो दो। तो कौन सा सही होना चाहिए? ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाना चाहिए, एक तथा दो, अर्थात बोथ 1 and 2 ये पूछा गया है। ठीक है, 96 का। अब 97 की मैं बात करता हूँ। 97 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन है कि पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र में है, ऑप्शन बी कि जैविक अवयव जीवाणु, ऑप्शन सी हरे पौधों पारिस्थितिकी तंत्र, और ऑप्शन डी कि वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। तो सही सुमेलित करना है, अर्थात किससे किसका मैच होता है, ये बात कहा गया है। अब देखिए पर्वत जो है ये सर्वाधिक स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र है। ये नहीं, पर्वत सर्वाधिक स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं हो सकता है। जैविक अवयव जीवाणु ये भी नहीं हो सकता, लेकिन हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के भाग होते हैं। हरे पौधे क्या है? हरे पौधे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं पारिस्थितिकी एनवायरनमेंट के पार्ट्स होते हैं। इसीलिए इसका सही सुमेलित होगा
हरे पौधे और पारिस्थितिक तंत्र से होगा। ग्रीन प्लांट्स एंड द इकोसिस्टम, इसका इज ए राइट आंसर, सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। 98 का प्रश्न देखिएगा। 98 में क्या कह रहा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी इन अ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का प्राइमरी सोर्स रिसोर्स क्या होता है? ऑप्शन ए है कि किण्वन से उत्पादन ऊष्मा, ऑप्शन बी वनस्पति से संरक्षित शर्करा, ऑप्शन सी की सौर ऊर्जा, और ऑप्शन डी की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, बिना आप लोग को बताए आप लोग सही कर ले जाएंगे। तो सही सभी लोग बता रहे हैं सर जी, इसका सौर ऊर्जा इज राइट आंसर, अर्थात सोलर एनर्जी क्या है, यही इसका सही आंसर है। 99 का देखते हैं। 99 का प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कि जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय है, एक दिशीय है होता है। ऑप्शन बी जैवीय मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। ऑप्शन सी पारिस्थितिकी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्ष क्षय घट जाता है। और ऑप्शन डी है कि प्रगामी बढ़ते पोषक स्तरों में के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती है। इसका सही आंसर बताइएगा, कौन सा कथन सही है? और 99 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा, फटाक से आप लोग बताइएगा, मैं इंतजार कर रहा हूं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए कि जैवीय मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो क्या एक दिशीय होता है, एक द्विशीय होता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। 100 नंबर का प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा, ध्यान रखिएगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? बढ़ती है। ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, और ऑप्शन डी बढ़ सकती है या घट सकती है। बताइएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरित की जाती है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, उसका अमाउंट्स क्या होता है, एनर्जी अमाउंट्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो बताइएगा, जब एक जगह से ऊर्जा दूसरे जगह तक ऊर्जा जाएगी तो ऊर्जा में क्या होगी, कमी आएगी। कमी आएगी, आपके अंदर जो एनर्जी रहती है उस एनर्जी से आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके अंदर की एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग बताइए, फटाक से बताइएगा। 100 नंबर का, 100 नंबर का क्या होना चाहिए? 100 नंबर का देखते हैं, 100 नंबर का आंसर बताइए, फटाक से सभी लोग बताइएगा, धड़ाक से। तो 100 नंबर का आंसर ये होना चाहिए, एनर्जी क्या है, घटती है। क्या है, घटती है, यानी डिक्रीज होती है। ठीक है, अगला प्रश्न की मैं बात करता हूं। 101 नंबर का प्रश्न देखिएगा, 101 नंबर का प्रश्न देखिएगा और आप लोग आंसर दीजिएगा 101 नंबर के प्रश्न को। क्या कह रहा है 101 नंबर का प्रश्न कि जीव भार, ध्यान दीजिएगा, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? अगर मैं बात करूंगा जीव भार की, मैं बात करूंगा जीव भार की, मैं बात करूंगा तो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र को में उलट जाता है? बायोमास की मैं बात कर रहा हूं। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? जब हम पिरामिड को बनाते हैं, जब क्या हम लोग पिरामिड को बनाते हैं तो उसका जो जीवभार को उल्टा करने पे एक देखने को मिलता है, जो तालाब होता है, क्या तालाब जो है वही उसका देखने को मिलता है। वन नहीं सही होगा, घासी स्थल नहीं सही होगा, शुष्क स्थल नहीं सही होगा, लेकिन जो तालाब है यही सही होगा पारिस्थितिकी तंत्र में उलट कर जाने के बाद। ठीक है, यही क्या है, सही होगा, यानी बी वाला ऑप्शन क्या है, सही होगा। पॉन्ड जो है क्या है, सही होगा। अगले प्रश्नों की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न है आपके 102 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 102 नंबर का प्रश्न है, आइए देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जो तत्वों का चक्रण होता है, अर्थात चक्रण का मतलब होता है कि पहले घास हुआ, घास बड़ा हुआ, घास सड़ गया, घास क्या हो गया, सड़ गया, क्या हो गया, मृदा हो गया, मृदा में फसल डालें तो क्या हो गया, फसल बन गया, बीज डाल तो फसल बन गया, और फसल को फिर क्या कर लिया, व्यक्ति ने खा लिया। तो इस तरह जो चक्रण चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं,
ऑप्शन ए के रासायनिक चक्र कहते हैं, ऑप्शन बी कहते हैं भू रासायनिक चक्र कहते हैं, ऑप्शन सी है कि भू वैज्ञानिक चक्र कहते हैं, और ऑप्शन डी है कि भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। इसका सही आंसर बी फॉर बॉल है। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 3 नंबर का प्रश्न है और 103 सॉरी, पढ़िए उसको देखिएगा। 103 कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रस्थाओं का सही क्रम है? ऑप्शन ए कि नगरीकरण होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नगरीकरण प्रवास अस्थापन प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। ऑप्शन बी है कि प्रवास, निम्नीकरण या निम्न नहीं, नगरीकरण अस्थापन प्रतिक्रिया स्थिरीकरण। ऑप्शन सी है अस्थापन प्रवास नगरीकरण प्रतिक्रिया स्थिरीकरण। ऑप्शन डी है कि स्थिरीकरण प्रतिक्रिया नगरीकरण प्रवास और स्थापन। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 103 का। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? जब व्यक्ति एक स्थान से जैविक क्रियाओं में प्रवेश करता है, पहले क्या करता है? उसका नगरीकरण होता है, फिर वो प्रवास करता है, फिर वो अपना वहां रहने का स्थापना, फिर उसकी प्रतिक्रिया, फिर उसकी स्थितीकरण को देखा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही है। 104 के प्रश्न को देखते हैं। 104 का प्रश्न क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? ऑप्शन ए इपको आंदोलन, ऑप्शन बी के नर्मदा आंदोलन, ऑप्शन सी की चिपको आंदोलन और ऑप्शन डी के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, अर्थात पर्यावरण हमारा मित्र के समान है, पर्यावरण को हम लोग हटने नहीं देंगे, पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचाने देंगे। ये किस आंदोलन का नारा था? इसका सही आंसर बताइए सभी लोग। इस सबको पता है कि मितव्ययता अर्थात पेड़ों को चपकना, अर्थात पर्यावरण को बचाने का जो आंदोलन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। और उत्तराखंड में इसको किस नाम से जानते थे? इसको चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं, चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि चिपको आंदोलन कब हुआ था और इसके समर्थन में कौन कौन लोग थे। आइए अगला एक प्रश्न है, 105 नंबर का प्रश्न है। चिपको आंदोलन का संबंध है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है पादप संरक्षण से, ऑप्शन बी है कि बाघ परियोजना से, ऑप्शन सी है कि घड़ियाल से और ऑप्शन डी है कि पादप प्रजनन से। इसका सही आंसर बताइएगा क्या सही होगा? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का संबंध पेड़ को बचाने से था। इसमें पेड़ कहाँ है? पादप संरक्षण, अर्थात पेड़ पौधों के संरक्षण को, पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए ये आंदोलन किया गया था। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लांट कन्वर्जेशन हो जाएगा, प्लांट कन्वर्जेशन हो जाएगा, अर्थात पादप संरक्षण हो जाएगा। इसको सही कर लीजिए। आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगले प्रश्न 106 नंबर का प्रश्न के मैं बात करता हूं। पारिस्थितिकी का पदछाप के माप की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी के पदछाप के माप की इकाई है क्या है? ऑप्शन ए भूमंडलीय हेक्टेयर, ऑप्शन बी कि नैनोमीटर, ऑप्शन सी कि हाफ क्यूबिक फुट और ऑप्शन डी कि क्यूबिक टन। बताइएगा क्या पारिस्थितिकी के पदछाप की माप होता है? यानी पारिस्थितिकी का जो मेजरमेंट होता है उसको कैसे मापते हैं? उसका मेजरमेंट का फुटप्रिंट क्या है? उसको क्या कहते हैं? बताइएगा, इसका सही आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ए है कि भूमंडलीय हेक्टेयर। क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर इसका क्या है? सही आंसर है भूमंडलीय हेक्टेयर। ए वाला ऑप्शन क्या है? सही है। ए वाला ऑप्शन क्या है? सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 107। 107 प्रश्न को देखते हैं। क्या है 107? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक
न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? ऑप्शन ए कि जीवजात, ऑप्शन बी है कि पारिस्थितिकी पदछाप, ऑप्शन सी जियोम और ऑप्शन डी की आवास। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप बताइएगा। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए की जीवजात, ऑप्शन बी की पारिस्थितिकी पदछाप, ऑप्शन सी की जियोम और ऑप्शन डी की आवास। इसका सही आंसर क्या हो जाता है मनुष्य के जीवन के लिए? तो पारिस्थितिकी पदछाप होना बहुत जरूरी है, अर्थात इकोलॉजिक फुटप्रिंट होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्या करेंगे अपनी न्यूनतम की भूमि को पूरा कर पाएंगे। उसकी बात करता है 108 की मैं बात करता हूँ। 108 का बहुत आसान प्रश्न है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नहीं है, अर्थात पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है। ऑप्शन ए कि बबूल, ऑप्शन बी है कि यूकोलिप्टस, ऑप्शन सी है कि नीम और ऑप्शन डी है कि पीपल। तो बताइएगा कौन सा ऐसा पौधा है जो पारिस्थितिकी तंत्र को या पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है, पारिस्थितिकी को उससे क्या है बहुत हानि होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो होता है इसे हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र में इसे आतंकी पौधा भी कहा जाता है। आतंकी पौधा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि ये जो यूकेलिप्टस होता है ये पानी बहुत ज्यादा लेता है। क्या है? पानी का शोषण बहुत ज्यादा करता है। कहा जाता है कि ये पौधा जो है एक दिन में 70 से 80 लीटर तक पानी को सोखता है, जिससे खेत जो होता है वो बंजर होने लगता है। इसीलिए पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र इसको नहीं माना जाता है, इसे आतंकी पौधा के रूप में जाना जाता है यूकेलिप्टस। 109 का नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा है वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, अर्थात हमारे इकोसिस्टम के लिए क्या है खतरनाक माना जाता है, खतरा माना जाता है? ऑप्शन एक बबूल, आमलतास, नीम, यूकेलिप्टस। अभी मैं बताया इसी को हम आतंकी पौधा भी कहते हैं, यूकेलिप्टस को आतंकी पौधा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 110 का प्रश्न है कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र को कहा जाता है। दो भिन्न क्षेत्र की, अर्थात जैव मंडल को मान लीजिए, ये क्या है जैव मंडल, और ये क्या है जैव मंडल, ये क्या है स्थल मंडल। स्थल मंडल तो क्या कह रहा है कि दो समुदायों के बीच के संक्रमित भाग को क्या कहलाता है? जो ये संक्रमित भाग है इसको क्या कहलाता है, क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? इटोन कहते हैं। क्या? इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, इकोटोन हो जाएगा दोस्तों, इकोटोन। अगला है 111 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन एक मरुस्थल, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी की महासागर और ऑप्शन डी की वन। बताइएगा 111 का बताइएगा कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में कौन सा है? अस्थायी का मतलब ऐसा है जिसका क्षेत्र क्या है ज्यादा और ज्यादा समय तक रहे, उसको क्या कहते हैं? वो कौन सा क्षेत्र है जो अस्थायी रूप से है? ये प्रश्न को आप लोग एक बार देख लीजिए और इसको बताइए। 111 नंबर का प्रश्न जो है बताइए इसका क्या सही होगा? 111 का बताइएगा सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ये बहुत आसान है, ये तो सब लोग आंख बंद करके मार देंगे सर ये महासागर होगा। ओशियन इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सस्टेनेबल इकोसिस्टम, स्टेबल इकोसिस्टम इज कौन सा है? तो आप कहेंगे कि ओशियन है। क्या है? ओशियन है। चलिए आइए 112 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 112 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और इस प्रश्न को देखिए और पढ़ने की कोशिश करिए और बताइए क्या है। निम्नलिखित में या निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, अर्थात फर्स्ट यूज द ट्रेम डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था?
ऑप्शन ए कि ईपी ओडम ने, ऑप्शन बी सी रोनकियार ने, ऑप्शन बी सी रोनकियार ने, ऑप्शन सी एफ ए क्लीमेंटस ने, और ऑप्शन डी कि अनीजनेस ने। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 112 का बताइएगा, 112 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 112 का सही आंसर बता रहे हैं कि सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग है ये किसने किया था? तो अर्जिन नेस ने किया था। अर्जिन नेस ने इसका क्या किया था? सही काम किया था, सही नाम दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न है 113 नंबर की मैं बात करूं तो 113 नंबर का प्रश्न ये है कि पारिस्थितिकी निकेतन या पारिस्थितिकी निकेत इकोलॉजिकल नीचे की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है कि ग्रीनले, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी कि ईपी ओडम, और ऑप्शन डी है कि सीपी पार्क। बताइएगा किसने पारिस्थितिकी निकेत का संकल्पना प्रस्तुत किया था या प्रतिपादित किया था? 113 नंबर का प्रश्न बहुत आसान है। जो आप लोग पारिस्थितिकी तंत्र या आप लोग पर्यावरण को पढ़े होंगे, ये प्रश्न बहुत आसानी से क्या हो जाएगा? दे देंगे। तो पारिस्थितिकी जो निकेत है, जो इकोलॉजिकल नीचे है, इस संकल्पना का प्रतिपादन मात्र एक व्यक्ति किया था, जिसका नाम क्या है? ग्रीनले। क्या है? ग्रीनेल है। जो ग्रीनेल है ये क्या है? राइट आंसर इसने ही किया था, ग्रीनेल ने किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न है 114 नंबर का प्रश्न है, जो आपकी स्क्रीन पे 114 नंबर के प्रश्न को पढ़िए और पढ़ के उत्तर तुरंत दीजिएगा, क्योंकि समय जो है आप लोग के पास नहीं है और आपकी तैयारी को बेहतर करना है, तो आपको तुरंत इस सब चीजों को ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेना। ऑप्शन एक, निम्नलिखित में से कौन सा या निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को दोबारा पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? ऑप्शन ए कि इकोक्लाइन, ऑप्शन बी कि हेक्लोलाइन, ऑप्शन सी कि पिंकनोलाइन, ऑप्शन डी है थर्मोलाइन। ये प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न जो है आप देखेंगे 2022 का टीजीटी के पेपर में आया के पेपर में प्रश्न पूछा है। इसका सही आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किस जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पिक्नोलाइन जो होता है, पिक्नोलाइन जो होता है, यही प्रवणता को क्या करता है? दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अगले प्रश्न की मैं बात करूं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 115 नंबर। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है बायोडाइवर्सिटी इन डिफाइंड अस, यानी बायोडाइवर्सिटी को आप कैसे डिफाइंड करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे? ऑप्शन ए है कि किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, ऑप्शन बी है किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन सी कि एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, और ऑप्शन डी कि भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पे प्रभाव। तो इसका क्या होगा? जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। कैसे किया जाता है आप बताइए? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियां की श्रेणी जो होती हैं, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 115 का क्या होना चाहिए? तो किसी भी पर्यावरण में देखेंगे तो उस पर्यावरण में, उस इकोसिस्टम में विभिन्न प्रजातियां होंगी, फूल पौधे, कीड़े मकोड़े, हाथी, शेर, भालू सब रहेंगे। तो यही इसकी क्या है? विशेषता है। इसी को परिभाषित दिया जाता है। तो जैव विविधता को परिभाषित करने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियां की श्रेणी पाई जाती है, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता का मतलब ये हुआ कि ऐसा क्षेत्र जहां विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी वहां पे क्या करते हो? निवास करते हैं, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसका डिफाइन यही होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं कि जैव विविधता का अर्थ होता है बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी मीन्स यानी जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? तो विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, ऑप्शन बी है कि विभिन्न प्रकार के जंतु,
ऑप्शन सी है कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, और ऑप्शन डी कि विभिन्न प्रकार के विदेशी गत पादप एवं जंतु। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि विभिन्नताएं हो, किसी भी चीज में क्या हो, विविधताएं हो। एक क्षेत्र में देखेंगे तो कोई व्यक्ति काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, तो उसमें क्या भिन्नताएं पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। उसी प्रकार की जब इकोसिस्टम की बात होती है तो एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु पाए जाते हैं, उसमें अलग अलग रंगों की चीजें क्या है देखने को मिलती है। जीव जंतु हर प्रकार के एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाता है। तो यही जैव विविधता की क्या है विशेषता है। हर जगह नहीं मिलेगा, किसी पर्टिकुलर जगह पर उसको बसाया जाता है, इस टाइप का, उसी को कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न 117 नंबर का। अगला 17 नंबर का प्रश्न देखिए। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज। आप देखिए ऑप्शन ए भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, और ऑप्शन डी है कि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण पहलू, सबसे प्राथमिकता जो होता है उसका होता है पारिस्थितिकी तंत्र का जो अच्छे से निर्वहन किया जाए, निर्वहन पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे बचाया जाए, ये सारा काम क्या है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। उसको बचाने का काम किया, उसको संरक्षित करने का काम किया जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा 117 का। 117 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। आइए 118 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 118 प्रश्न क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास, यहाँ दिया होगा, ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अर्थात हमारे जैव विविधता को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक हो सकता है? ऑप्शन ए आनुवांशिक आत्म साक्षात्कारण, ऑप्शन बी है कि परभक्षियों का नियंत्रण, ऑप्शन सी है कि प्राकृतिक वास का विनाश, और ऑप्शन डी है कि कीट नियंत्रण। तो पर्यावरण को विविधता को ह्रास करने के लिए कौन सा सही आंसर लग रहा है आपको? ऑप्शन 4 है, और चारों में आप बताइए कि सबसे आपके निकटतम कौन सा जाता है। जब पर्यावरण की बात किया जाएगा तो उसमें जब कभी आपको प्राकृतिक चीज देखने को मिलेगा, उस चीज को आप लोग क्या करिएगा, सही करिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वास का विनाश जो होता है ये हमारे पर्यावरण को क्या करता है? समाप्त कर देता है। क्या करता है? समाप्त यानी ह्रास पहुंचाता है। अगला प्रश्न है 119 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द दिया था? बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए है कि सीजी वेरो, ऑप्शन बी है कि डी कास्त्री, ऑप्शन सी है कि वाल्टर जे रोसेन, और ऑप्शन डी है डी आर बैटिस्ट। बताइएगा ये 119 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 119 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से बताइएगा कि बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, आप बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपको तैयारी है। तो सभी लोग बता रहे हैं सर जी, इसका वाल्टर जी रोसेन जो था ये बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किए थे। मैं अभी पिछले क्वेश्चन में इसको बताया हूं। और आज का अंतिम प्रश्न है 120 तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 2020 के लिए दशक निर्देशित किया है? ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा, ये 2020 तक पूछा गया था। ऑप्शन बी है कि जैविक विविधता दशक, ऑप्शन सी है कि जलवायु परिवर्तन दशक, और ऑप्शन डी है कि पर्यावरण दशक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 120 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 120 का सही आंसर हो जाएगा कि जैव विविधता दशक के रूप में संयुक्त राष्ट्र जो है इसको 2011 से 2020 तक निर्देशित किया गया था। अब शायद इसको हटा दिया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये बी होगा। तो ये 2011 से 2020 तक था। तो दोस्तों आज की अंतिम प्रश्न कैसा लगा? आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो इकट्ठा दे दिया जाता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।